बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद जो उनका पहला जलसा था, अगर हम ये कहें कि वो जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ था तो गलत नहीं होगा। और इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पहली सियासी जमात है जिसने पार्लिमानी प्रोसेस और जो इंतखाबी प्रोसेस है उसके लिए अपने इंटरव्यूज़ का आगाज़ कर दिया है। अभी तक किसी और जमात ने तमाम ने दरख्वास्तें ज़रूर तलब कर रखी हैं, लेकिन अभी तक इंटरव्यूज़ का सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने शुरू नहीं किया है। और वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमें नज़र आती है जिसे अभी तक मुल्क में कहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड का भी कोई शिकवा नहीं है। और बरतानवी जो खबर रसां इदारा है वो ये भी तासुर देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान जैसे माजी में एक दौर में लाडले थे, अब क्या वो लाड लें, ये सवाल है जो बरतानवी खबर रसां इदारे ने उठाया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये शिकवा किया है या ये गिला किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसे कहते हैं वो इंतज़ामिया के बल पर इलेक्शन ना लड़ें। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भी अंडों और टमाटरों का सामना है। ये वो सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा, जो बरतानवी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया है उनका ये तासुर है उनकी रिपोर्ट का कि माजी में जैसे चेयरमैन पीटीआई लाडले थे, क्या आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके लाडले? बीबीसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं या हमें इलेक्शन जिताने के लिए आरटीएस बिठाया जाए या हमें किसी सूबे में हुकूमत दिलाने के लिए जहाज भर भर कर आज़ाद उम्मीदवारों के लाए जाएं और उन्हें ज़बरदस्ती एक जमात में दाखिल करवाया जाए। और आपने देखा भी है कि जो तहरीक इंसाफ का ब्रेकअप हुआ है उसके नतीजे में उनके लोग मुस्लिम लीग नून में नहीं आए, वो एक अलग जमात में गए हैं जो कि ज़ाहिर अब अपनी कैंपेन का आगाज करेगी। तो हमने तो 2018 में भी 1,28,00,000 वोट लिए थे और उसी बुनियाद पर हम खड़े हैं और इंशाल्लाह इस दफा उससे ज्यादा वोट लेकर हुकूमतें बनाएंगे। सही। तो आप कह रहे हैं कि लाडले का तासुर जो आपके लिए बनाने की कोशिश आपके मुखालफीन कर रहे हैं या जो बरतानवी इदारे की रिपोर्ट है वो सरासर गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो मुखालफीन कहां थे जब मियां नवाज शरीफ को नाहक तरीके से 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा गया, वो कहां थे जब नाहक तरीके से 2008 के इलेक्शन से बाहर रखा गया, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो आज कहां हैं वो कहां थे जब 2002 में उनको बाहर रखा गया था। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें ये इस सदी का दूसरा इलेक्शन होगा 5 में से जिसमें मियां नवाज शरीफ जो है इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की किसी को तारीखी शिकायत है वो तो मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सही। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार आपको चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, आपको कहीं पर यह नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहीं पे विक्टिमाइज किया जा रहा है या दबाने की कोशिश की जा रही है? आप समझ रहे हैं इंतखाबी माहौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ऑल इज वेल? जी नहीं, देखिए हमें सिंध में शिकायत जरूर हैं इंतजामिया से मुख्तलिफ जिलों में, लेकिन वो उस तरह की सिस्टमेटिक जिसको कहते हैं ना मुनज़्ज़म धांधली की सूरत नहीं हुई कि हम उसके ऊपर एक वावेला मचाएं। सही। और ये मैं वजाहत से कहना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नहीं है। सही। अब अगर वो ये समझते हैं कि जी इस तरह की शिकायत करके शायद वो हमें सिंध से बाहर रख लेंगे, या ये कहना कि जी जो इनको आज आपने कहा दिलचस्प कि जी अंडे और टमाटर, तो हकीकत तो ये है कि हम आ रहे हैं अंडे और टमाटरों के लिए ताकि उन्हें सस्ता कर सकें। सही। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत अहम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मुखालिफ बयानियां बनाकर नून लीग का जो मुखालिफ वोटर है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। उनकी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से थी, खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, पंजाब की हद तक ये कहा जा सकता है और ये एक सियासी तज्जिया है, आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट था जो पहले पीपल्स पार्टी के पास था वो तहरीक इंसाफ के पास गया। वो तहरीक इंसाफ का कोई नजरियाती वोट नहीं था जो एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी का जब कलैप्स हुआ पंजाब में तो वो पीटीआई के पास वोट गया। अब अगर वहां जो है पीटीआई इस वक्त अगर बैकफुट पर नजर आ रही है
9 मई के वाकये के बाद। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि वो जो उनके पास वोट 2008 तक था उसे हासिल किया जाए। सही। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, हम हमेशा माजी में जो इलेक्शंस देखते हैं, पंजाब पे हमें नज़र आता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस होता था, और उसकी एक बुनियादी वजह लाजमी सी बात है नंबर गेम मैटर करता था पंजाब और बिलखुसूस जीटी रोड पर। लेकिन इस बार जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान का रुख किया। बहुत से नाकदीन का यह सवाल कि 16 सीटों वाली नेशनल असम्बली के लिए सबसे पहले जाके फोकस करना, क्या ऐसी बुनियादी वजह थी कि मियां साहब सबसे पहले बलूचिस्तान पहुंचे? इसलिए कि वो नाकदीन के कहने या ना कहने पर अपनी सियासी हिकमत अमली मुरतब नहीं कर रहे, क्योंकि यही नाकदीन चंद हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की जमात है, ये पंजाब तक सुकड़ रह गई है, ये दूसरी सूबों में नहीं जा रही। उस वक्त की बात, तब भी बात जो है वो हमने सुनी। अब जबकि वो कह रहे हैं कि जी आप पंजाब से बाहर क्यों जा रहे हैं? इंशाल्लाह पहले भी मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से वोट लिए थे, इस दफा हम दोबारा लेंगे। और आने वाले जो इंतखाबात हैं उसकी जो पेशबंदी है चारों सूबों में, उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पंजाब में की हद तक बहुत बड़ी एक मोबिलाइजेशन या मुतहरक करना हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए किया था, और इंतहाई कामयाबी से किया था अल्लाह ताला के करम से। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त सेंट्रल पंजाब जीटी रोड आपके कंट्रोल में, आप बाकी 3 सूबों में एफर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कंट्रोल तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरा पंजाब जो है, और ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं है, शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब, वहां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन एफर्ट हमने की है, जिसकी वजह से वो तमाम आखिरी सूबे, यानी हम कैसे जो एक मुहावरा है अटक से राजनपुर तक, हर जिला जो है वो मोबिलाइज हुआ था, और उसने आकर जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है उसमें शिरकत की थी। तो लिहाजा पंजाब इस वक्त बहुत हद तक मोबिलाइज्ड है। ऑलरेडी वहां एक पूरी जिसे कहते हैं कागजी एक्सरसाइज भी हुई थी, नामों के हवालों से, लीडरशिप के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से। तो लिहाजा पंजाब की बहुत सारा लेग वर्क जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो इस्तकबाल था उससे पहले हमने कर लिया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि फोकस दूसरे सूबों पर है। अच्छा, दूसरे सूबों की आप बात करते हैं, हमें नजर आता है जो अभी तक की आपकी स्ट्रेंथ अगर नजर आती है, जिस स्ट्रेंथ पर आप खेलना चाहेंगे, उसमें पंजाब हमें सूबों में नजर आता है, बलूचिस्तान नजर आता है और फेडरल गवर्नमेंट नजर आती है। लेकिन केपी और सिंध में अभी तक आपकी ऐसी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जहां पर आप जिसे कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीड कर सकें। तो बलूचिस्तान, पंजाब और फेडरल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेचुरल अलाइज कौन हो सकते हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल अलाइज सिंध में तो मौजूद हैं, JUIF की सूरत में, GDA की सूरत में, जो कि पिछले जो 16 माह की हुकूमत थी उस दौरान अपोजिशन में थे, और इसीलिए जो है सिंध की क़यादत को तब्दील किया गया है। MQM को आप भूल गए कि हमारे जो नए MQM जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहां उनके साथ हमारा जो है एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप कायम हो चुका है। तो लिहाजा सिंध रूरल में भी और सिंध अर्बन में भी हमारे एलाइज मौजूद हैं, और हमारे जो नए सदर हैं बशीर मेमन साहब, वो हर जगह जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम एक सिंध में भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और KP में भी बड़ा काम हो रहा है। आप देखेंगे अभी 2 या 3 हफ्ते में जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ ले जाएंगे तो KP में भी आपको एक भरपूर मोबिलाइजेशन नजर आएगी। KP में तो मुस्लिम लीग नून का चूंकि हुकूमत बनाने का रिकॉर्ड मौजूद है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, तो KP में पार्टी में स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। लेकिन KP में कुछ नाराजगियां भी बहुत हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, कैप्टन सफदर साहब ने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की है, कुछ मजीद भी लगता है आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। जी, इंतखाबात मुस्तकिल जद्दोजहद का नाम है, जब तक इलेक्शन ना हो जाए जद्दोजहद जारी रहती है। तो ये जद्दोजहद हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज्यादा मुतहरक तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और पेशरफ्त हमें नजर आती है। हमने देखा कि एक दानियाल अजीज साहब का बयान आया, और उसके अगले ही रोज हमें नजर आता है कि जो है उन्हें शोकॉज नोटिस देने का भी फैसला होता है। एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट भी जाते हैं, बयानात भी देते हैं। हाल ही में उन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारे को भी एक इंटरव्यू दिया, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात करते हैं। तो उनके लिए खामोशी और दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस, ये जरा दोहरा सा मेयार नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हजरात हैं मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, प्रोफेसर एहसन इकबाल भी और दानियाल अजीज भी, जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। एहसन इकबाल साहब भी जेल में गए,
तो लिहाजा बेहतर तो यह है कि इसकी तौजीह आप उन्हीं दोनों से मालूम। नहीं, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कह रहा हूं कि जब वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके मीडिया पे बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उन्हें कोई शोकाज नोटिस नहीं मिलता, लेकिन दानियाल अजीज साहब को दे दिया गया। जी, वो इसलिए कि शाहिद साहब तो खुद नोटिस लिखने वालों में से हैं, वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे सही। इतने साल, तो लिहाजा वो तो पार्टी की हाईएस्ट लीडरशिप है। उनके मामले में तो अगर कोई गुफ्तगू या और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी मुस्लिम लीग नून ने उनको बनाया था, उनसे अगर कोई गुफ्तगू कर सकता है वो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ या कायद नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। सर, थे और था, है और है नहीं, दोनों लफ्जों में माजी जी नहीं, वो देखिए उन्होंने जरूर इस्तीफा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां, उनकी पार्टी के अंदर एक 3 दिहाइयों की स्टैंडिंग है, तो लिहाजा उसको इतनी इजीली जो है वो पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती और उनका एहतराम और मकाम अभी तक कायम है। सही। अच्छा, एक और चीज जो सबसे बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि आप पर आजकल तनकीद कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अब भी जरा मफाहिमाना रवैये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये जो टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन है इलेक्शन को लेके, ये सिर्फ इलेक्शन तक की है, क्योंकि इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है फिर कोई इत्तेहाद बन सकता है, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं बन सकता। आप चूंकि 16 माह कैबिनेट में भी रहे, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ इलेक्शन तक का हिट एंड रन है, उसके बाद दोबारा चीजें ठीक हो जाएंगी? जी, मेरी तो अपनी पीपल्स पार्टी के कॉलीग से, क्योंकि बिलावल साहब भी बतौर वजीर खारजा काबीना में मेरे कॉलीग थे, मैं तो उन्हें एक हमदर्दाना मशवरा ही दे सकता हूं कि अपनी जो गुफ्तगू में इतनी सख्ती ना लाएं जिसका फिर हमें जवाब देना पड़ जाए। पार्टी की हदायत मुस्लिम लीग नून की हमें यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ 16 माह में काबीना में भी और पार्लियामान में भी एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, तो लिहाजा उसी की बुनियाद पर हमें आगे चलना चाहिए, बजाय ये कि इलेक्शन की जो वक्ती तलखी है उसको हम इतना बढ़ा दें कि हम बाद में आगे ना चल सकें। सही। और इस वक्त जो इंतखाबात के लिए जो सिचुएशन है, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट एडजस्टमेंट को तैयार नहीं है, लेकिन काफ लीग के हवाले से एक तासुर है कि उनके साथ आपकी कुछ सीट एडजस्टमेंट कुछ इलाकों में हो सकती है, तो काफ लीग को एडजस्ट कर रहे हैं पंजाब में आप लोग अपने साथ? जी, ये आपको मालूम है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, इस पे अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन नेगोशिएशंस जारी हैं। अभी जब फैसला होगा तो जरूर आपको मतला करेंगे। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, 16 महीने आप जो है जिस मिनिस्ट्री के में रहे, उस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा ताल्लुक होता है आम आदमी के साथ, और जब लोड शेडिंग होती है तो तब प्रॉब्लम्स होती हैं। 16 महीने में खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक आम आदमी को इतना रिलीफ दिया है कि वो इलेक्शन कैंपेन में जाएं और उनसे अगले 5 साल के लिए वोट मांगें? जी, हम बिल्कुल कह सकते हैं, अल्लाह ताला का बेहद करम है, क्योंकि बिजली का जो महकमा है वो सिर्फ, अगरचे आम जो सारफीन है जिनमें मैं भी एक हूँ, वो बिल के जरिए हर चीज का फैसला करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने इन 16 माह में 5000 मेगावाट की नई बिजली पाकिस्तान में पैदा की, जिसमें बहुत बड़ी जो एक पेशरफ थी वो थर कोल के जरिए 2000 मेगावाट के जो मंसूबे 2017 में शुरू हुए थे उनको मुकम्मल किया, उनके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बनाई, जो रुके हुए आबी बिजली के मंसूबे थे उनको मुकम्मल किया, रुके हुए जो LNG के मंसूबे थे उनको मुकम्मल किया, जो एक रुका हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको मुकम्मल किया। तो पाकिस्तान की जो आने वाली इंशाल्लाह खुशहाली है, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ करेंगे, उसकी बहुत बड़ी बुनियाद हमने उस 16 माह में मजबूत की है। लेकिन और उसकी बुनियाद पे सर्कुलर डेट को कम किया। जब तक हम आए थे उससे कोई 150 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम था जब हम छोड़ के गए, और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि 2022 और 2023 की लोड शेडिंग में एक नुमाया कमी जो लेकर आए। अब इशू जो है वो हमारे मालियाती मामलात का है कि अगर वो कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो बिजली के महकमे के अंदर जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त की है हमने। अच्छा, एक जो नुक्ता आपने तमाम जो उसके पॉजिटिव्स गिनवाए, उसका एक नेगेटिव ये है कि बिजली के बिलों में आम आदमी के लिए, आम सारिफ के लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, इवन आपके लिए भी 200 से 300% इजाफा हो गया। तो उसकी एक कॉस्ट तो आम आदमी ने अदा की है, तो वो आम आदमी आपकी ये जो पॉजिटिव्स हैं उसके साथ साथ इस नेगेटिव को भी याद रखेगा। नहीं तो आप देखेंगे ना कि मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह अपने मंशूर में बिजली के बिलों में कमी के लिए एक वाज़े मंसूबा कौम को देगी और इंशाल्लाह उस पर अमल करके कौम को रिलीफ डिलीवर करेंगे हम। सही।
खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने कहा कि डिलीवर करेंगे और 18th अमेंडमेंट पर आज एहसन इकबाल साहब ने 18th अमेंडमेंट पर दोबारा बात की। उन्होंने कहा ये इसे मजीद बेहतर करना है और 18th अमेंडमेंट के तहत एक तजवीज़ कुछ ऐसी भी थी कि जो प्रोविंशियल आपकी डेस्कोज हैं उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाए। PMLN इससे एग्री करेगी? जी, अगर तो सूबों की हुकूमतें जो बनेंगी उन्होंने एग्री करना है। और यहाँ इशू सबसे बड़ा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है, जिनके जो सालाना नुकसानात हैं वो उनके जो डेवलपमेंट बजट है उसके करीब करीब आते हैं। बहुत बड़े नुकसानात हैं और ये इशू जो है वो हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस का है। तो लिहाजा अगर वो एग्री कर जाए तो हमारे लिए तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी कि प्रोविंशलाइज हो। और दूसरा ये है कि 18वीं तरमीम जो है वो सूबों की खुद मुख्तारी की बात करती है। मुस्लिम लीग नून सूबों की खुद मुख्तारी के मुकम्मल तौर पर हक में है। इशू जो अगली हुकूमत के सामने आएगा, जिसे पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह मुंतखब करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान के जो मालियाती मामलात है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसके अंदर आजाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और साबका जो कबायली इलाके हैं उनके जो शहरियों के मालियाती हकूक है उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये एक चैलेंज जरूर हमारे सामने है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये क्यों तासुर बना रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है? जी, ये मैं तो सिर्फ बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर 18वीं आईनी तरमीम के हक में है, सूबों की खुद मुख्तारी के हक में है। लेकिन जो फर्क करना है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं आईनी तरमीम है। आइन एक मुस्तकिल दस्तावेज है और आइन ये कहता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद दोबारा रिवाइज होगा। तो लिहाजा वो 2009 के बाद से रिवाइज नहीं हुआ और जब अगली हुकूमत आएगी तो जो नए मामलात है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान के दौर में कर्जों का दुगना होना है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का पूरा बजट जो है वो अपसेट हो गया है डेट रीपेमेंट की वजह से, तो उसको फिर कैसे उसमें से कौम को निकालना है, उसके लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन को रिवाइज करना होगा। लेकिन सूबों को साथ लेकर चलना जो है वो भी हमारे सामने एक चैलेंज है। खुर्रम दस्तगीर साहब, अंसार अब्बासी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वजीर आजम बन पाएंगे। उसके आगे वो एक सवालिया निशान लगाते हैं और उसमें वो इसी जो कॉलम है उसमें यह भी तासुर देते हैं कि मियां साहब अगर वजीर आजम बन भी गए तो कुछ अरसे बाद वो दोबारा किसी और को ये सीट दे सकते हैं। इतलात ऐसी भी हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इन इंटरव्यूज के दौरान या इसके कुछ गैप में एक बार दोबारा लंदन जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात और खासकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से क्लियर है या अभी तक गुमगू की शिकार है? जी, सियासी जमातें उस वक्त तक क्लियर नहीं करती पब्लिकली जब तक उसका मौका नहीं आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह इस 2024 की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ करेंगे और खुद भी उम्मीदवार होंगे और इंशाअल्लाह चौथी दफा वजीर आज़म भी बनेंगे। उसके बाद के इशूज जो है वो पाकिस्तान की अवाम की जो मंशा है, जो वोट के जरिए जाहिर होगी, उसको हम सब ने मिलकर डील करना है। तो इंशाल्लाह वो भी हमें ये तवक्को है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हमारे हक में एक बड़ा फैसला आएगा, ताकि कौम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सियासी इस्तेकाम की है, जो मुआशी इस्तेकाम की सूरत में हासिल हो। पाकिस्तान की कीमतों में इस्तेकाम आए, महंगाई कम हो, बिजली की कीमतों में इस्तेकाम आए, बिजली की कीमत कम हो, ताकि पाकिस्तान के लोगों के लिए रोजगार पैदा और पाकिस्तान आगे बढ़े। खुर्रम दस्तगीर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहे इलेक्शन कमीशन PTI के कबूल करती है या नहीं करती, बज़ाहिर जो हो चुके हैं उसमें तकनीकी तौर पे हमें -1 नजर आया। चेयरमैन PTI चेंज हुए और जैसे कहते हैं वो कप्तान की तब्दीली हुई है। वहां बैरिस्टर गौहर इंटरिम कैप्टन कह लें लेकिन आए हैं। आप उसे कैसे देखते हैं और PTI का इलेक्शन फ्यूचर पंजाब में कैसा देखते हैं? जी, PTI ने अपने इलेक्शन फ्यूचर का ऐलान जो है वो कल के जलसे में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर कर दिया है। तो उसी की बुनियाद पे वो जो उन्होंने 1.5 साल एक जत्थाबंद सियासत की है, फाशिज्म की सियासत की है, अब वो दोबारा वहीं आ गए जहां से वो 2011 में शुरू हुए थे और 2014 में इन्होंने धरना किया था। तो लिहाजा अब वो अगर दोबारा उसकी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं उन्हें ये मालूम है कि मुल्क की इस्तेकाम के लिए और उनके पाकिस्तानियों की अगली नस्ल के बेहतर मुआशी इस्तेकाम के लिए जरूरी है
कि मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम, वो पहले भी उन्होंने करके दिखाया है और अब वो दोबारा करके दिखाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में नहीं होती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, फे, जैसे कि PDM की 13 जमातें थीं, वो दोबारा एक जो भी जिस तरह का इलेक्शन होता है उसमें फिर कोई हमें एक राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर नजर आएगा, फ्रेंडली अपोजिशन होगी, आप उस असेंबली में कैसे सर्व करेंगे जहां पर एक स्ट्रांग अपोजिशन ना हो जो आपको चैलेंज करे, जो आपसे सवाल पूछे? तो ऐसी अगले 5 साल असेंबली चलेगी? जी, असल तो सवाल हम सबके सामने इलेक्शन के अमल के तकद्दुस का है। सही। अगर तो PTI के जो मामलात थे उसकी तरह प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होते, जो कि नहीं होंगे, अगर गोलियां चलाकर खवातीन वोटरों को हरासा नहीं किया जाता, जो नहीं किया जाएगा, अगर RTS बिठाकर अपनी मर्जी के नतायज कराची से और दूसरी जगहों से हासिल नहीं किए जाते, जो नहीं किए जाएंगे, तो अगर इलेक्शन के अमल का तकद्दुस कायम रहता है तो जो भी अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे वो उस ऐवान का हिस्सा बनेगी। और असल इशू आपने दुरुस्त तौर पर कहा है कि पार्लिमान की जो मुतहरिक होना है, उसका जो पूरी तरह चार्ज होना है, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 में तो जाहिर है पाकिस्तान के सारे मसले जो है वो बैक वक्त हल नहीं होने। पाकिस्तान ने आगे जाना है, 2028 के या 29 के या उसके आगे 2034 के इंतखाबात होने, तो मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए पार्लियामान को जो है ताकतवर करना बेहद जरूरी है, और ये भी एक चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए। आपने इंतखाबात के तकद्दुस और शफाफियत की बात की है, आपके ख्याल में ये एक सवाल है अभी तक, अगर जुडिशरी से ROs नहीं मिलते और ROs डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, तो आपके ख्याल में इलेक्शन की जो शफाफियत है वो रहेगी? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक एक तासुर होता है कि वो पॉलिटिकल लोगों के इन्फ्लुएंस में पहले भी काम कर चुके होते हैं और उनका वो इन्फ्लुएंस लेते हैं, तो ये आपके ख्याल में इशू नहीं होगा? जी, हम सब ने अपनी जो सियासी जिंदगी में हर इलेक्शन को पर सवालिया निशान देखे हैं, लेकिन मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालिया तमाम इलेक्शन हुए हैं उनमें सिर्फ एक का अदालत में इम्तिहान हुआ था, जो कि 2013 के इलेक्शन का हुआ था। 2014 में एक बाकायदा कमीशन बैठा था और जो PTI का इसरार था कि जो उनके पास ट्रक भर भर के सबूत हैं, वो सारे ट्रक सबूत बनकर आए और जो अदालत में रद्दी साबित हुए, और कोर्ट ने कहा कि किसी मुनज़्ज़म धांधली की उसमें उनको शवाहिद नहीं मिले, लोकल इरेगुलरिटी जरूर हुई है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में कोई इलेक्शन रिसेंटली जिस पर कुछ थोड़ा सी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो 2013 का इलेक्शन था। तो अगर एक ऐसा इलेक्शन दोबारा होता है जिसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली इंशाल्लाह नहीं होगी, RTS नहीं बैठाया जाएगा, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होंगे, जबरदस्ती जहाज भर के आजाद उम्मीदवारों को किसी एक जमात की तरफ माइल नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा हम सबको फिर उसके ऊपर एतमाद जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाला अमल होगा। जिस इलेक्शन को आप बेहतर कह रहे हैं, इलेक्शन के नतीजे के दिन मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने उसे RO इलेक्शन कहा था। जी, तो देखिए ना, जब यही तो मैं इसीलिए मेरा इसरार है कि जब अदालत में ये सारा मामला गया था तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि उनके पास जो RO होने के सबूत थे वो लेकर जाते, ताकि कोर्ट ये कहता कि ये RO का इलेक्शन है। तो जब कोर्ट के सामने एविडेंस आई और कोर्ट ने उसके नतीजे में ये कहा कि किसी मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले, तो फिर लिहाजा जो बाय ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस हालिया होने वाले इलेक्शन में 2013 का इलेक्शन सबसे बेहतर था। हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल शफाफ था, साफ था, लेकिन सबसे बेहतर था। खुर्रम दस्तगीर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में यह भी कहा है कि इलेक्शन से कबल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, उस डायलॉग के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप समझते हैं PMLN इस वक्त ये लीड ले सकती है इलेक्शन से कबल तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को पहले एक मेज पर बिठा के एटलीस्ट जो इलेक्शन के मामलात हैं उनको तय कर लें, ताकि कल कोई ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो? जी, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक चूंकि इस पर कोई पेशरफ्त और आगाज नहीं हुआ और इलेक्शन में गालिबन 9 या 10 हफ्ते रह गए, तो ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है ये मेरी नजर में पार्लियामान की मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकता। सही। जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बतौर एक इदारे के वहां मौजूद ना हो, ये डायलॉग नहीं हो सकता। डायलॉग इदारों के दरमियान होना है, इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होना। तो लिहाजा जब तक अवाम का मुंतखब इदारा ही मौजूद ना हो सूबाई और कौमी असेंबली की सूरत में, ये ग्रैंड डायलॉग मुश्किल होगा। तो मेरी राय में
ये बेहतर होगा कि ये डायलॉग अगर जरूर करना है और सब इस पर एग्री करें, कोई हर्ज नहीं है ये कोशिश करने में, फिर पार्लियामान की मौजूदगी में ये डायलॉग होना। ठीक हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ थे। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमने कोशिश करेंगे कि इस सब कुछ में जो कुछ इस हफ्ते में हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, इंतखाबी माहौल बन क्या रहा है, इसके लिए हमने 2 सीनियर जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट और एनालिस्ट को इन्वाइट किया। आमिर गौरी साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में और PJ मीर साहब हैं वीडियो लिंक पे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा PJ मीर साहब से। PJ मीर साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, जो इस वक्त टॉप स्टोरी भी हम कह सकते हैं, वो है PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर आप सारों को गेज करें तो ऐसे ही होते हैं। वो दे आर प्री डिटर्मिन्ड एंड प्री मेडिटेटेड, ये सारे इलेक्शंस होते हैं। सो इसमें अगर आपने करना है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब इलेक्शंस इस तरह ही हैं। सबको पता है किसने बनना है, सबको पता है क्या होना है, एंड दैट्स द वे इट इज। ये जो पार्टी हम इंट्रा पार्टी PTI की बात करते हैं, इनका कोई वो इनहेरिट करने वाला नहीं है, तो जिसको बना दिया है। लेकिन इसका जो मोड है, आई थिंक अगर ये 4-5 दिन और दे देते तो दैट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। कम से कम आपके जो ऑप्टिक्स हैं वो बेहतर हो जाते, लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लेकिन इस तरह बनाना, मैंने जैसे पहले कहा, वो करते तो इस तरह ही है, लेकिन हैज़र्ड तरीके के साथ आई थिंक इन्होंने एक मौका दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि दे माइट प्ले ऑन इट। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट इलेक्शंस, या किस इलेक्शंस की बात करते हैं, या सिलेक्शन की बात करें, आप छोड़ें इलेक्शंस की, यहाँ इलेक्शन कोई नहीं हो। PJ साहब, आपने बात की ऑप्टिक्स की। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस चैलेंज का सामना है वो यही है कि 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं तो बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात उस इलेक्शन में मौजूद हो। ऐसे में जो भी इलेक्शन हुआ है, पिलडाट के जो है हमारे साथ गेस्ट थे, उनका भी ये कहना था कि हैपहैज़र्डली किया गया है और इलेक्शन कमीशन को मौका मिला है। तो आपको नहीं लगता कि इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसका नुकसान उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हो सकता है? देखें, नुकसान तो इलेक्शन में नहीं होगा, उनका वोट बैंक है, उस पर तो आप कोई डिनाइल ना करें। वो वोट बैंक है ग्रास रूट पे। आज मैं एक जगह बाहर गया तो पूछा कि भाई इलेक्शन हो गया किसको, एक आदमी एक मुझे अगर कोई कह देता है ना कि मैं इसको दूंगा उसको दूंगा, वो सारे कह रहे हैं PTI को वोट देंगे। सो द क्वेश्चन इज, वोट बैंक है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है, ये मेरे ख्याल में, ये अगर तो आपको रियल डेमोक्रेसी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं आ सकती है जब तक हमारे रिलेशंस हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे, आपके पास कभी यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आएगी। सो ये क्या खत्म होगा नहीं होगा, that remains to be seen, but what I would say is कि ये बलिदान खत्म करना, रखना ये ना रखना, ये आप इंटरनेशनल आमिर बाहर रहे हैं सारी उम्र, इनको पता है कि वहाँ परसेप्शंस, आपकी डेमोक्रेसी के परसेप्शंस क्या बन जाते हैं। तो फिर अगर हम डेमोक्रेसी बनानी है तो वेल देयर वी आर। ओके, गौरी साहब, PJ कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, चाहे पाबंदी लग जाए, जमात ना हो, बल्ले का निशान ना हो, वो कह रहे हैं वोट फिर भी PTI का, चेयरमैन PTI का। आप एग्री करते हैं इससे? और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, उसके इफेक्ट्स भी जरा? जो पहले PJ ने बात की है ना, देखें उससे मतलब ओवरऑल आई एग्री विद हिम इस वजह से कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर सैडली जमहूरियत ना जो है वो आएगी। फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जान की कोशिश भी नहीं की। अगर ये कहीं जानबूझ के जब इनको इक़्तिदार दिया गया है, अगर ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाते और हर पार्टी के पास 1.5 2 लाख लोग होते, यानी काउंसलर की सूरत में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनकी फ़ोर्स कुछ और होती। ये एक कल्ट है और मतलब मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ का कल्ट है जो पार्टीज़ हैं, तो वो उसी के अंदर घूम रहा है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें मुझे ऐसा लगता है कि इमरान जो है ना, और PJ इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं बिकॉज ही नोज हिम एज अ क्रिकेटर। इमरान जो है, ही इज़ अ फाइटर। अच्छा, ही हैज़ बीन बैडली ब्रूज्ड अपनी जो है गलतियों की वजह से और बेवकूफ़ियों की वजह से, लेकिन एक दफ़ा फिर चांस उसने लिया है इस वजह से कि उसने किसी ऐसे शख्स को तो पार्टी नहीं पकड़ाई जो कहीं डील कर ले,
ठीक है ना, कुछ लोग तो वैसे जेल में हैं, यानी जो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी जेल में शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद जो उनके करीब अब अगर फर्ज किया आप एक वकील को लेके आए और कल को टिकटें दे दें, साल पहले पार्टी में आया या करीब हुआ, देखें आप इनकी फिर लीडरशिप देखें जो आपके प्रोग्राम्स के अंदर आती है, वो सारे के सारे लीगल बैकग्राउंड। तो ये याद रखें कि 2007 में जब मुशर्रफ के खिलाफ वकला बाहर निकले थे, तो बाहर जो इमेज आया था कि वो मुशर्रफ जो ये कह रहा था कि एनलाइटन मॉडरेशन और ये वो, तो सारे लोग हमारे से पूछते थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि यार ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, लॉज को जानते हैं, इनके साथ क्या बदतमीजी हो गई है। कल को अगर फर्ज किया जो बार्स हैं उसके अंदर अगर ये टिकटें मैं दे दूं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाने से पहले आपने कहा लीगल माइंड्स हैं, इतने लीगल माइंड्स की मौजूदगी में कल जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जो विजुअल्स मुझे, आपको और पीजे को रिसीव हुए, उसमें हमें भी नजर आ रहा था कि जो चीजें ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास वो क्रिकेट की जो जुमले में कहते हैं फुल टॉस बॉल है, जहां फेंके शायद ड्यू प्रोसेस तो इस मुल्क में कोई फॉलो नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन पीटीआई ने तो बात गौरी साहब चीजों को बदलने की थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो जो देखें वो जो नारे हैं सियासी, उनको एक तरफ रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर जब झगड़ा होगा, जब वोट होता है, और अगर फर्ज किया आपके 50% नहीं तो 40% आपके कैंडिडेट जो हैं वो वकील हों, फिर वही सोच रहे हैं कि फलां निकल आएगा, सिस्टम जैम हो जाएगा, तो यही सब कुछ उन्होंने पिछले 16-18 छोड़ी नहीं ना, उसके पास ऑप्शन छोड़ी नहीं है। चलें ठीक है ना, अगर फर्ज किया, मेरी बात सुने, इमरान जेल में है, तो सीनियर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरशिप है वो जेल में है, आप मुझे बताएं इस मुल्क की पॉलिटिक्स को देखते हुए, वट एवर देयर पॉपुलैरिटी ऑन द स्ट्रीट इज, टिकटें कौन लेगा उनसे? ठीक है ना, टिकट लेने वाले ये सबसे बड़ा सवाल है, टिकट कौन लेगा और कहां जाके लेगा? अडयाला जाके लेगा, बिल्कुल गौहर के पास जाएगा। अच्छा, एक सवाल की सूरत में मुझे लगता है कि इमरान ने एक और कोशिश की है, ही हैज ट्राइड टू रिटेन हिज पॉलिटिकल पावर इन खैबर पख्तूनख्वा। उसको ये पता है कि वहां पे अभी तक गेम जो है ना वो हो सकता है एक सूबा जो है उसको अपने पास रखा जाए। एक सवाल आपसे करूंगा और पीजे साहब के पास भी यही सवाल ले जाऊंगा, आप दोनों ने चूंकि उसका जिक्र किया है इसलिए सवाल रख रहा हूं, पॉलिटिशियन इसका खुद जिम्मेदार नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, कि पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन की बैक के ऊपर लेके जाए ना, कि पॉलिटिशियन की सिलेक्शन कौन कर रहा है। और आप से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेने वाली पीपल्स पार्टी भी मफाहमत की बातें करती है, वोट को इज्जत दो का बयानियां देने वाले मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत हो, पीटीआई आती उनकी मदद से है, और फिर उसके बाद जब झगड़ा होता है दोबारा भी पैगाम रसानी उसी तरह हो रही है, मौका नहीं मिल रहा। नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव तो ये है ना कि ये 40 साल से लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, कहने 30 साल, तो अगर आपने निटी-ग्रिटी करनी है तो आप देख लें कि बेनजीर भुट्टो अपने 30-35 साल के पॉलिटिकल करियर के अंदर मुश्किल से 5 साल वजीर आजम रहे। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जो है वो हो सकता है 6.5 साल, इमरान खान 3.5 साल, ठीक हो गया। पीजे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो सवाल मैंने गौरी साहब के सामने रखा था कि जरूर मुदाखलत की चीजें मौजूद रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी भी तो पॉलिटिशियन पर खुद आए। तो जब आम भूखी नंगी तड़प रही है, somebody's got to come to it, क्योंकि आपका जो देखो ना, आज हम भी बात कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फेलियर्स की बात, ये पॉलिटिकल हमारे ड्रॉबैक्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ और क्यों हो। तो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि ये जो पॉलिटिशियंस बिकॉज दे डोंट डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस और एटलीस्ट स्टॉप द करप्शन जिसके लिए हम सब रोते हैं, तो फिर तो एक किसी ना किसी ने यू कांट, देखो आपकी आर्मी नहीं है, अगर आर्मी को पैसा नहीं मिलेगा तो आर्मी आपके कैसे डिफेंस करे? बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट। तो वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि बॉर्डर्स को उन्होंने कैसे सिक्योर करना है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रन एन आर्मी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। आप टैंक के मनूवर ले लो तो उसमें लाखों रुपए लग जाता है, तो आपको पैसा इसलिए चाहिए। तो जब आपका ये जो आपका एक जो आ रहा है एक लाइफलाइन, वो इंटरप्ट हो जाती है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, तो ये भी इनको नहीं एक्सपेरिमेंट, get the right people for the right job, competent people. For example, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट आपने लगाया है, मुझे बताओ इस बच्चे को क्या पता है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट आपने लगा दिया है, साथ आपने उसको दूसरी टोपी पहना दी है, चेयरमैन इलेक्टेड। तो इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चलता, मुल्क को चलना है कॉम्पिटेंट लोगों के साथ। कॉम्पिटेंट कैसे, कौन से करता है? वेल, वी नीड टू हैव अ बोर्ड ऑन दैट। ये कॉम्पिटेंट लोग पीजे ये कॉम्पिटेंट लोग हमें पॉलिटिकल पार्टीज ने एक प्रोसेस के तहत देने थे, वो प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद फॉलो नहीं किया। देखें, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हर बंदा जो आपके पास आता है, वो मियां साहब के पास मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ये नामवर लोग जाके जिस तरह उनकी तारीफें करते हैं, ये करते हैं, और मैं बताता हूं इनको, ये इमरान के साथ भी यही हुआ, बिल्कुल सारों के साथ होता है, बिल्कुल
ये हर एक के साथ होता है। और ये जो होते हैं ये मजबूर हैं। क्यों? मियां साहब मैं आपको 10 वोट उधर से ला दूंगा, इमरान मैं आपको 50 वोट से ला दूंगा, जरदारी को मैं 10 इधर से। तो ये जो टोले बन जाते हैं, जब गवर्नमेंट कोई भी आती है फिर ये इनको आराम से करते हैं। फिर मुझे उसको वो चाहिए, मुझको एमडी वहां चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू आर अनथ्रेडिंग योर सिस्टम। दैट इज द रीजन पुलिस भी खराब हो जाती है आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीजे एक छोटा सा ब्रेक, आप पीजे इसको आप कैसे पीजे एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना, ब्रेक के बाद आता हूं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैं टॉपिक को चेंज करना चाह रहा था लेकिन आमिर गौरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। गौरी साहब, मैं सिर्फ शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो पीजे बात कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा वजन है, लेकिन ये याद रखें कि अगर फ़र्ज़ किया कोई भी हुकूमत आप लेके आते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर आप उनको पावर ना दें। एक करेक्शन करेंगे, लोग से मुराद आम आवाम या सियासतदान? नहीं, आवाम जिनको आप लाइनें लगवा के जिनसे वोट डलवाते हैं ना, उनके लिए एक प्रोसेस बहरहाल रखना। मुझे ऐसा लगता है सियासतदान, यहाँ मेरा आपसे डिफरेंस नहीं, सियासतदान नहीं कर रहे। सियासतदान देखें, मेरी बात सुने, सियासतदान जो है फ़र्ज़ के जो भी हुकूमत बनती है सियासतदानों में बेस्ड, उसको आप ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ आप मामला तय नहीं करेंगे, इंडिया के ऊपर आप मामला तय नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर आप मामला तय नहीं करेंगे, न्यूक्लियर के ऊपर आप मामला तय नहीं करेंगे, तो पीछे क्या रह जाता है? आप उनको बार बार मौका देते हैं कि देखें इकॉनमी है, एक दुकान चलानी है, तो उसके अंदर जो आप जो सप्लाई चेन है ना वो आप हमें क्रिएट करके दिखाएं। हाँ, अब जो सबसे बड़ा टेस्ट है मेरे अपने ख्याल में कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसके अंदर भी आप देख लें कि जो लोग लाके बिठाए गए हैं उनमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, इनका स्किल सेट क्या है। लेकिन इस दफा अगर फर्ज किया इनको पूरी सपोर्ट हासिल है तो फिर इस दफा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर जंग के अंदर अमेरिका का रोल अदा करने की, अमेरिका की जंग लड़ने के पैसे नहीं मिल रहे। तो अब इकॉनमी खड़ी करने का जो टास्क है ना वो भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर। गौरी साहब, लेकिन एक सवाल है ना, आपने केयरटेकर गवर्नमेंट की बात की, मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिशियन जो है खुद इस्तेमाल होता है और आवाम फिर उसका हिस्सा बनती है। आपने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट जैसे भी आई है, मतलब अगर सकाफत का महकमा है तो वो जमाल शाह के पास है, इंफॉर्मेशन का महकमा है तो वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जर्नलिस्ट रहे हैं, वहाब रियाज पर पीजे साहब की क्रिटिसिज्म ठीक है, ही इज़ टू यंग, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में हमें जो लोग नजर आते हैं जो इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज के शोबे से, ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोड्यूस करने थे, नहीं कर सकी, ये नाकामी है। नहीं, ये नाकामी नहीं है इस वजह से कि देखें जब चीफ जस्टिस ये कह दे कि निगरान हुकूमत का, जिस तरह यहाँ निगरान हुकूमत बनती है, अमेरिका में नहीं बनती, बरतानिया में नहीं बनती, फ्रांस में नहीं बनती, जर्मनी में नहीं बनती, क्या कर सकते? मैं वही कह रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो आपको पता है कि जिस वक्त जब चेंज करते हैं डिक्टेटर्स तो उस वक्त तक तो ना हमारे वकील कुछ करते हैं ना हमारे जजेस कुछ करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी ज्यादती है कि जब पॉलिटिशियंस वापस आते हैं उनमें यह हौसला नहीं होता कि उन चेंजेस को जो कि डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर है उनको चेंज किया जाए, ठीक है ना। तो फिर कसूरवार सियासतदान ही ठहरा? नहीं, कसूरवार सियासतदान इसलिए 18 अमेंडमेंट में डाल देते कि केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, सियासतदान को। आपके ख्याल में गौरी साहब कह रहे हैं कि सियासतदान को उसके हिस्से से ज्यादा पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 18वीं आईनी तरमीम में 3 बार वजीर आजम बनने की शर्त डाली जा सकती थी तो केयरटेकर गवर्नमेंट पे भी अगर सियासतदान को प्रॉब्लम थी तो निकाल देते, किसने रोका था? यही तो चीज है, आमिर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो ना, ये पॉलिटिशियंस की गलतियां ही हैं जो कि आपका एक परसेप्शन जो बन जाता है मार्केट के अंदर, वो बड़ा परसेप्शन पड़ता है। और एक अगर पॉलिटिशियन को अगर आप एक है, अब आप उसको मार रहे हो, क्यों? क्योंकि नहीं ऐसा क्रिएट कर दिया आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने। आपका पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल में, कहीं आपको आज मौका मिलता है वो दूसरी पार्टी उसको कहीं और पोस्ट मिलती है, आप तो वो पिंग पोंग खेल रहे हैं ना म्यूजिकल चेयर। और ये म्यूजिकल चेयर्स जो हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छी नहीं है। यू नीड टू, मैं बार बार कहता हूँ, गेट स्ट्रॉन्ग पीपल। अब मुझे बताओ, आपका फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अपने आपको 85% एग्रीकल्चर, वेरी गुड, एक दिन वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कुछ और सेक्रेटरी होता है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसफर कहीं और हो जाती है, फिर उसकी कहीं और हो जाती है, आ जाता है, एंड दिस इज हाउ वी आर रनिंग आवर मिनिस्ट्रीज। यू नीड टू हैव people
You need to have people who understand their ministry and then run the ministry on a longer basis. बिल्कुल ठीक। पीजे लेकिन एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस हमें एक सियासी जमात पीटीआई के नजर आते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी चैलेंजेस हमें खोलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो कुछ भी दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब के दरमियान चल रहा है, उसके साथ साथ एक बड़ी हैरानकुन बात है, दानियाल अजीज को तो एक बयान पर शो कॉज नोटिस हो जाता है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी जो कुछ भी कहते हैं उस पर खामोशी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जिसे कहते हैं सिलेक्टेड चल रही हैं तमाम मामलात में। देखें, ये इनका अपना इंटरनल मसला है। शाहिद खान तो perhaps that doesn't go well, but that is the trend in the start. लेकिन क्वेश्चन हियर इज कि जब आप अपने लीडरशिप को चैलेंज नहीं करेंगे इंटरनली एंड ट्राई एंड करेक्ट हिम, आप आगे नहीं बढ़े। सही। मैं समझता हूं कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आए, आई हैव अ लॉट ऑफ, मैं कहूंगा आई थिंक ही विल डिलीवर because of his drawbacks, but he has to change his team. He has to change him because आपने तो इनको टेस्ट कर लिया। पीजे साहब ऑन अ लाइटर नोट, आपको लगता है वो डार साहब को फाइनेंस से हटा के कहीं और ले जाएंगे? I doubt it because ये इनकी ये बल्कि इनफैक्ट आई रिमेंबर ही यूज्ड टू वर्क फॉर आरएफ जो कि ट्रस्टी था इमरान खान के रफील का लंदन में। ही यूज्ड टू वर्क as you know as तो इनका बचपन से यही है। he's an economist, या आप इसको जो मर्जी कह दे। I don't think he'll be fit anywhere else. So I think he'll सही। गौरी साहब, जो बात पीजे साहब ने इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा मियां साहब को भी माजी से सीखना होगा और चीज़ों को बदलना होगा, टीम को बदलना होगा। टीम बदलने का आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हमें इस्लामाबाद में सुनने को मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर ये भी थी कि मुमकिन तौर पर इस बार जो है ना एहसन इकबाल साहब वजीर ख़जाना हो सकते हैं। कोई इस किस्म की चीज़ें आपको लगता है PMLN करेगी या नहीं, जो सेट टीम है उसी टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेगी? देखा, मियाँ नवाज शरीफ जो है ही इज़ अ लकी एंड अनलकी एट द सेम टाइम। उन पर जो प्रेशर है ना, मेरा अपना ख्याल है कि एक दो उन्हें माजी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये वो चीज़ अपनी पिछली दफ़ा भी गलतियां उन्होंने की थी, जो चीज़ गुजर चुकी है ना, अगर फ़र्ज़ के उन्हें एक चांस मिला है, उनका नाम क्लियर कर दिया गया कोर्ट्स के ज़रिए, तो जो उनको मौका दिया जा रहा है वो तो शायद जो उन्होंने किसी को मौका दिया है वो बराबर हो गया वहाँ पे। सही। अब अगर फ़र्ज़ किया उन्होंने अपने ख़ानदान से आगे ना देखा, उन्होंने अगर फ़र्ज़ किया अपने करीबी साथियों से आगे ना देखा कि मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ, उसको ट्रस्ट नहीं करता, उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुख्तलिफ काम जिनको दिए जाएंगे वो उनकी पार्टी के अंदर से हैं या बाहर से भी लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो गुस्सा है ना, ही हैज़ टू फॉरगेट दैट एंड ही हैज़ टू फॉरगिव। आपको लगता है वो भूल गए? मेरा अपना ख्याल है कि ही फाइंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव पीपल, और उसी वजह से उन्होंने जो है पिछली दफ़ा भी नुकसान उठाया है और इस दफ़ा मेरा उनका, और ये जो ख्याल है ना, ये देखें सबसे बड़ी जो बुरी बात है शायद कि जिन्होंने जी मुझे निकाला था, उन्होंने क्यों निकाला था, ओ भाई सारे लोग जो है वो खुद निकल गए हैं सिस्टम में से। यू मूव ऑन, थिंक अबाउट द पीपल। पीपल्स पार्टी कह रही है, वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ शायद सबसे जो बुरी बात है वो ये, वो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा है ना उसकी वजह से आप हमें वोट डालें। जो इस अवाम के साथ बुरा हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट मॉडल आज तक कोई नहीं दे सका। एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, इस बार जो इलेक्शन कैंपेन है मुझे नजर आती है पंजाब में, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, करीबी पंजाब है, पंजाब मुझे इतना मोबिलाइज नजर नहीं आता। KPK में किसी हद तक PTI ने जिसे कहते हैं एफर्ट शुरू किए, लेकिन जो दो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और PMLN, उनका फोकस सिंध और बलूचिस्तान पे है। नंबर गेम पे क्या ये दोनों सूबे इतना मैटर करते हैं, या इस इलेक्शन के फौरी बाद जो सेनेट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी वजह से दो बड़ी जमातें वहां लड़ रही हैं? मेरा ख्याल है कि जो मैटर करता है वो सिर्फ पंजाब करता है, क्योंकि देखें ना पंजाब की जो सीटें हैं वो पूरे पाकिस्तान की सीटों से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर पंजाब को जो है आप अपनी प्लानिंग के जरिए और अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए जीत जाते हैं
तो जब मैटर पंजाब कर रहा है तो लड़ाई क्वेटा में क्यों चल रही है? इस तरह से चल रही है। देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, उसके बाद जो अहम कुंजियां हैं वो बलूचिस्तान में दफन है। ठीक है ना? अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर चलना है तो वो रेकोडेक है, ठीक है, उसके अंदर जो भी डील होगी वो गवादर है। तो इसका मतलब है कि जो कोशिश होनी चाहिए किसी भी पार्टी की वो ये है कि वो ना सिर्फ सेंटर में हुकूमत बनाए बल्कि पंजाब में हुकूमत बनाए और फिर बलूचिस्तान में उसकी हुकूमत, सेनेट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपके ख्याल में मैटर नहीं करते? आइन के पास देखो, उनके अंदर कोई पावर नहीं है ना। अगर पाकिस्तान का जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर है। मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे, अगले चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, वहां सबसे कम वोटों पे सेनेट जो है शायद सिर्फ और सिर्फ स्टैंप करती है उस लॉ मेकिंग को जो कौमी असेंबली में हो रही होती है। सही। तो अगर कौमी असेंबली आप कह रहे हैं इकोनॉमी का बेल आउट पैकेज होने की वजह से बलूचिस्तान इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, पाकिस्तान का बेल आउट प्रोजेक्ट होने की वजह से। अगर पाकिस्तान ने चाइना के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान ने बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप को बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपने ताल्लुकात को बेहतर ना किया न्यू दिल्ली के साथ और काबुल के साथ और तेहरान के साथ, तो फिर हम जो है ना वो मातम ही करते रहे। एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। पीजे साहब, आप एग्री करते हैं गौरी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बलूचिस्तान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमी का बेल आउट पैकेज है, इसीलिए हमें जरदारी साहब और मियां साहब की जंग जो है ना वो इस्लामाबाद या तख्ते लाहौर के बजाय क्वेटा में लगती हुई नजर आ रही है सर्दियों के मौसम में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बलूचिस्तान इज द फ्यूचर। डोंट फॉरगेट, वंस गवादर गेट्स गोइंग, बिलीव मी, गवादर जो है ये एक फाइनेंस टर्नर है, and they need to be given a full आप कह लो कि पुश। ये रेकोडेक की बात किया, ये तो हम ही पता नहीं क्या पके लेते रहते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा था जिस दिन, वो चीफ जस्टिस को कहा जी हाँ मुझे विजुअल वो दिखाए, वो क्या वो स्क्रीन लगाई, मैनेजर मेरे साथ, व्हाट इज इट, कह रहा है दिस इज द रीजन वी डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान बिकॉज़ खुदा कसम सुप्रीम। तो अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस तरह अगर है तो फिर नहीं हाफिज है आपका। इज encourage foreign direct investment, encourage और इंडस्ट्री लगा रहे बलूचिस्तान में लगाओ। दैट आपका कितना बड़ा रकबा है, वो आपने लगाओ, यूटिलाइज करो, व्हाट नॉट। बलूचिस्तान एज पाकिस्तानीज एज वी आर, सो वी नीड टू बी गेट देम ऑन बोर्ड। लेकिन आप क्या करते हो, एक खराब पैदा करते हो, जिस खराब के अंदर खराब की एजेंसीज भी शुरू हो जाती हैं। फिर आप वो पीजे साहब 30 सेकंड्स में पीजे मीर को 8 फरवरी के इंतखाबात की सूरत में वजारत उज़्मा की मसनद पर कौन फायज होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये हम हैं एलिस इन वंडरलैंड, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने बड़ा बड़ा देखा था नवाज को, मैं और आमिर तो लंदन में होते थे कि जी नवाज शरीफ आगे नहीं, आगे नहीं, बिल्कुल। फिर आपने कहा बेनजीर नहीं आएगी, बेनजीर भी आ गई। सही। तो ये है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस। ओके गौरी साहब, 8 फरवरी के बाद इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध क्या देख रहे हैं? मेरे लिए ये इमटेरियल है कि कौन किस सीट पे बैठेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। सही। आपको कोई डाउट्स अब भी लगते हैं? मैं उस बारे में जो है क्या सराई नहीं करना चाहता। सही, ठीक है, थैंक यू आमिर गौरी साहब, पीजे मीर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शन मुल्क और कौम की ज़रूरत है और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।